गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं सर आप? ठीक बस। सर तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस स्ट्रीम से, और उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आज सर है हमारे साथ। सर अपना नाम बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है। और सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रखा है, और सर अभी जॉब में थे, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे एज अ ट्रेनर, एंड नाउ ही इज़ बीन सेलेक्टेड इन वन ऑफ दी गवर्नमेंट सर्विस। सो ये छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है सर के साथ, ताकि जो भी स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर जॉब में होते हैं और अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, तो उनके लिए ये इंटरव्यू एक मोटिवेशन के इट वुड लाइक अ मोटिवेशन फॉर एवरीबडी। सो लेट्स स्टार्ट टॉक विद सर। तो सर ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी ताकि बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिल सके, राइट। तो सर हमारे ऑडियंस को सबसे पहले बता दीजिए कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हैं, क्या किया है आपने पढ़ाई में, सारी ठीक है, चीज़ें। तो मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2020। फ्रॉम देन आई हैव बीन एंगेज्ड इन गवर्नमेंट जॉब। आई हैव बीन एंगेज्ड इन प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट जॉब। मैं तब से गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ, और मैं अभी SRM-CEM में एप्टीट्यूड ट्रेनर भी हूँ। ऑलराइट। अभी मैं बच्चों को एप्टीट्यूड की भी ट्रेनिंग देता हूँ, और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर किस ईयर में आपने बीटेक क्लियर किया है? मैंने 2020 में बीटेक क्लियर किया था फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और बरेली से मैंने बीटेक किया था। उसके बाद से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बीटेक के बाद एमटेक नहीं किया सर आपने? आगे पढ़ाई करने का? हाँ, एमटेक मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब का हमेशा से एक था ड्रीम की गवर्नमेंट जॉब एटलीस्ट क्रैक हो जाए, तो उसी के लिए मैंने स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था। मैंने जब लास्ट ईयर में था बीटेक में, तब भी मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू कर दी सर थी। बाकी की चीज़ें हम आपसे पूछेंगे, उसके पहले आप बता दीजिए अभी आप किस जॉब में सेलेक्ट हुए हैं। एक गुड न्यूज़ है, तो आप बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। तो बेसिकली मैं SSC JEE में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुआ हूँ। MES डिपार्टमेंट में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मैं सेलेक्ट हुआ एज ए पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है सर, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए लाइक हाउ यू गॉट मोटिवेशन टू प्रिपेयर फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, SSC के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम? जी, एक्चुअली मैं अपनी कोर ब्रांच में जॉब चाहता था। शुरू से मैं अपनी कोर ब्रांच में जॉब चाहता था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैं चाहता था कि इंजीनियरिंग में ही मेरी जॉब लगे। मैंने नॉन टेक के एग्जाम भी दिए, लेकिन मैं मेन यही चाहता था कि इंजीनियरिंग मेरी बेसिकली जॉब लगे। और उसके बाद फिर मैंने 4-5 साल कंटिन्यूस प्रिपरेशन भी की इंजीनियरिंग की। बीच में पैंडेमिक भी आया, तो कंटिन्यूस थोड़ा सा प्रिपरेशन मेरी लैग भी हुई, लेकिन फिर मैंने दोबारा से उसको कंटिन्यूस कर दिया प्रिपरेशन। और अभी मेरा जो MES डिपार्टमेंट में हुआ है, तो उसको सर एक बार आप पोस्ट का नाम प्रॉपर बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे मेरा हुआ है। तो वो वन ऑफ द सर ये जो यस प्लीज कंप्लीट वन ऑफ द मोस्ट इसको रेप्यूटेड ब्रांच कहा जाता है SSC के थ्रू जिसका प्रमोशन होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। BRO आता है, आपका सेंट्रल वाटर कमीशन आता है, MES आता है। तो मेरा जो हुआ है मैं MES पोस्ट में हुआ है। MES सर सारे ही स्ट्रीम के बच्चे इसको भर सकते हैं जो बीटेक से हैं? नहीं, सारे स्ट्रीम के बच्चे नहीं भर सकते। इसमें बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही भर सकते हैं इस पोस्ट। ऑलराइट सर। सो इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई कर लिया है, सुन के बहुत अच्छा लगा। Thank आप you so थोड़ा much. सा अपने रूटीन या फिर कुछ आपने जॉब के साथ इस लाइक एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो थोड़ा रूटीन के बारे में बात करिए। कैसे मैनेज किया आपने? कभी डीमोटिवेशन नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज का प्रेशर जहाँ आप जॉब करते हैं, और फिर प्रिपरेशन, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करी आपने? एक्चुअली पहले तो मैं कॉलेज के भी अपना ध्यान देता था साथ साथ में, और जब मैं कॉलेज से लौटता था तो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स इन द नाइट। ठीक है, तो मैं उसमें पूरा फोकस अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ही करता था। और कॉलेज में पढ़ाने का एक फ़ायदा मुझे ये मिला कि मेरी जो रीजनिंग और इन सब की तैयारी है वो हो गई मेरी साथ में। बच्चों को जब मैं पढ़ाता रहा तो रीजनिंग वगैरह की मेरी तैयारी हो गई। ट्रेनर थे, मैं बता दूं आपको कि सर रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में एप्टीट्यूड के ट्रेनर थे। तो मेरी रीजनिंग वगैरह की तो मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो रीजनिंग की मेरी प्रिपरेशन हो जाती थी। आई यूज्ड टू ओनली फोकस ऑन द GK एंड द टेक्निकल सब्जेक्ट। तो मैं रात में जितना मुझे टाइम मिलता था, 6 to 8 आवर्स जितना मुझे टाइम मिलता था, मैं बीच में खाना वाना भी खा लेता था, तो मैं लेकिन कंटिन्यूस उसको पढ़ता रहता था। मैं मॉक टेस्ट भी देता था, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह भी मैं साथ साथ में देता रहता था। तो उससे मुझे बहुत एज मिला अपने प्रिपरेशन में। ऑलराइट सर। सो सर देयर मस्ट बी सम सिचुएशन इन योर लाइफ ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन जर्नी व्हेन यू मस्ट हैव फील लाइक दैट लेट्स गिव अप, नहीं होगा अब, और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कभी फील हुआ आपको? वन टाइम ऐसा हुआ था ड्यूरिंग द कोविड फेज। ठीक है, आई वाज वेरी नर्वस, है ना। आई थॉट दैट आई वुड नेवर सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द एग्जाम। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स ने फिर बाद में हिम्मत बढ़ाई, मोटिवेशन किया मुझे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे भी लगा कि नहीं, हो जाएगा सिलेक्शन, कभी ना कभी तो होगा ही होगा सिलेक्शन। ठीक है, अगर कोई पर्सन कंटिन्यूस लगा रहता है तो उसका कभी ना कभी तो सिलेक्शन हो ही जाता है। बस हार्ड वर्क मांगता है और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन मांगता है आदमी से। सिलेक्शन बेसिकली रिक्वायर्स हार्ड वर्क एज वेल एज डिटर्मिनेशन। ऑलराइट सर, थोड़ा सा रूटीन के बारे में बात कर लीजिए। जब आप अच्छे से प्रिपरेशन में लगे हुए थे, पूरा फुल ऑन अपने प्रिपरेशन को दे रहे थे, तो आप कैसा रूटीन आपका था?
सुबह उठ के पहले तो क्योंकि मैं सर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल हाँ के हाँ स्टूडेंट नहीं के ठीक है। पास। सुबह एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये करता था कि सुबह उठ के पहले से मैं अपना फोकस करता था। मैं पढ़ाता भी था कॉलेज में, तो मैं कॉलेज भी जाता था। उसके बाद जब मैं कॉलेज से लौटा थोड़ा सा मैं आराम वगैरह भी करता था, खाना वाना खा के थोड़ा सा मैं टहलता भी था। थोड़ा सा अपना हेल्थ वगैरह के लिए भी आपको कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ जब तक अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको उसके बाद फिर मैं अपना जितना समय मिलता है आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली आना चाहिए करना, ठीक है। यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, ठीक है, बिकॉज टाइम इज देयर इज अ टाइम कंस्टेंट, है ना। टाइम इज लिमिटेड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, एक बहुत फेमस कहावत भी है। तो आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। और आपके जो भी वीक पॉइंट हैं, जो जो आपको वीक टॉपिक लगते हैं, कई बार होता है कि हमारे सारे टॉपिक अच्छे नहीं होते, जो जो वीक टॉपिक है उस पर आपको मेन फोकस करना है। इजी टॉपिक तो आप इजीली कर लोगे एग्जाम में, जहाँ आप लैग कर रहे हो वो कैसे पता चलेगा, वो आप जब डिफरेंट मॉक टेस्ट होगे, आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उससे पता चल जाएगा मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, तो आप उस टॉपिक को और अच्छे से फिर प्रिपेयर कर दोगे। ऑलराइट तो ये सर, होता है। सो अब ये सारी बातें होगी, अब हमें थोड़ा सा ये हमारे बच्चों को ये बता दीजिए कि कैसे बुक्स, क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, कि आपने कोई कोर्स बाय किया या फिर खुद सेल्फ प्रिपरेशन किया, कैसे क्या किया आपने? मैंने बेसिकली सेल्फ प्रिपरेशन किया था। मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही किया था। मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत दिए थे। मैंने बेसिकली ऐसी बुक्स ली थी जिनसे प्रैक्टिस हो पाए। बेसिकली प्रैक्टिस बुक्स मैंने ली थी। मैं थ्योरी वगैरह तो मैं यूजली इंटरनेट से पढ़ लेता था, इंटरनेट पे। बुक्स का थोड़ा नाम बता दीजिए। हाँ, अरिहंत की जैसे बुक है, अरिहंत की बहुत अच्छी बुक्स आती है, ठीक है। और आपकी DS कुमार है, ये सब बहुत अच्छी बुक्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ। तो बाकी में भी ऐसी आती होंगी बुक्स बहुत सारी। तो उससे मुझे मैंने क्या किया, कंटिन्यूस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मैंने इंटरनेट पे जाके ऑनलाइन मॉक टेस्ट किए। आई यूज्ड टू गिव अप एटलीस्ट 1 to 2 मॉक टेस्ट एवरी डे, ठीक है, फ्रॉम द इंटरनेट, है ना। हाँ, तो उससे काफ़ी आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपका वीक पॉइंट कहाँ पे है। स्ट्रॉन्ग आपको नहीं देखना है, स्ट्रॉन्ग तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही, वीक पॉइंट जहाँ पे है वो आपको पकड़ के उस पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको काम करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर वीक पॉइंट, ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग तो आप कर ही लोगे एग्जाम में। तो ये सब कुछ बुक्स हैं। तो इसमें ये सबसे जरूरी है, प्रैक्टिस टेस्ट जरूर देते रहो। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो प्रैक्टिस टेस्ट दो। जो आपको समझ में ना आ रहा है तो आप बुक्स ले लो, या आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं मार्केट में, है ना, तो वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हो उसको। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। लाइक एवरी सर। नाउ अब आप बता दीजिए अपने सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रायोरिटाइज करें, अच्छा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं सर, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन भी बहुत हाई होता है। जैसे कि आपने मुझे बताया, सुबह मैं आपसे बात कर रही थी, सर ने मुझे बताया कि जो एग्ज़ाम सर ने क्वालिफाई किया है इसमें 5 to 6 लाख बच्चे अपेयर होते हैं और अराउंड 100 पोस्ट ऐसे कुछ होते हैं। सो इट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू सर। एक्चुअली इसमें देखिए सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज, अगर जैसे मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में कुछ 3-4 सब्जेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो SSC JEE एग्जाम्स में पूछते हैं। एक जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एक फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एक मैकेनिक्स हो गया, और एक सोम हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 50% से ज़्यादा मार्क्स ये सब्जेक्ट कवर करते हैं, ठीक है। तो इन चारों पे आपको बहुत मेन फोकस करना है। इनमें न्यूमेरिकल भी होती है, थ्योरी भी होती है, तो आपको बहुत अच्छा बेस होना चाहिए इन चारों सब्जेक्ट का, जो मैंने अभी नाम आपको बताया, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और प्रोडक्शन का पार्ट हालांकि कम रहता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ईयर बाय ईयर उसको वैरी करता है ना। एग्जामिनर जो है, जो भी आपका पेपर बनाएगा तो ईयर बाय ईयर उसको वैरी करेगा। प्रोडक्शन कभी ज़्यादा दे देगा, थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा दे देगा। तो आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। ऑल द कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी इन योर फिंगर टिप्स, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम, क्योंकि बहुत अच्छे समय कॉम्पिटिशन है। सर 100 और 200 सीट प्रिपरेशन चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम? इसमें मिनिमम तो देखिए आपको 1 ईयर देना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर आप न्यू हैं तो आपको 2 इयर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं है आज के समय में एग्जाम क्वालिफाई करना। और ये एग्जाम जो है, दिस एग्जाम हैपेंस इन ओनली वंस इन 1 ईयर, ठीक है। हाँ, वंस इन अ ईयर। सर हाउ मच टाइम हैव यू टेकन, 1 ईयर और 2 ईयर, हाउ मच टाइम यू हैव टेकन टू? मुझे बेसिकली 2 इयर्स लगे हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। मैंने इससे पहले भी ये वाला एग्जाम दिया था, तो उसमें मैं 1 तो मार्क्स से रह गया था, तो दूसरी बार मेरा फिर हुआ सिलेक्शन। ओके सर, ये तो हो गई आपकी बुक्स और रिसोर्सेज के बाद, और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, यूनिक स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की हो जो आपको थ्रू आउट दी प्रिपरेशन जर्नी आपको उसने हेल्प किया हो, या कुछ आपने डिस्ट्रैक्शन अपने आप से दूर रखे हो, कैसे आपने मैनेज किया? कुछ स्ट्रैटेजीज हमारे स्टूडेंट्स को बताइए ताकि उनको भी हेल्प हो पाए, वो भी चीज़ें फॉलो कर पाए। जैसे जब भी मैं कोई सब्जेक्ट्स पढ़ता था, ठीक है, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते थे तो उसकी मैं एक छोटी सी नोट्स बना लेता था, कॉपी बना लेता था। तो एग्जाम के समय में उसको क्या करता था, नोट्स को रिवाइज कर लेता था। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होते थे किसी सब्जेक्ट के, या कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, तो मैं क्या करता था, वो सारे फॉर्मूले नोट कर लेता था। छोटी सी अपनी कॉपी बना दी थी मैंने, ठीक है। आई यूज्ड टू नोट ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इन दैट डायरी, है ना। तो जब भी मुझे एग्जाम के लिए जाना होता था मैं उसको एक बार रिवाइज करता था। उससे बहुत हेल्प मिलती है कि आपको पूरा बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको एग्जाम में लास्ट टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट नोट टेकिंग विल हेल्प यू, राइट? हाँ, नोट टेकिंग आपको हेल्प करेगा। एग्जाम में आपको जाना है, आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लिया, अच्छा ये फॉर्मूला है, तो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि SSC एक ऐसा एग्जाम है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी सवाल आते हैं। ओके, 1 मार्क्स के ऐसे सवाल आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे।
है ना। और फिर जैसे मैंने बताया मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। मॉक टेस्ट से बहुत चीज़ें पता चलती हैं। मॉक टेस्ट में आपने कोई क्वेश्चन गलत किया उसको आप डायरी में नोट कर सकते हो कि मैंने ये क्वेश्चन गलत किया है, वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम में। क्योंकि मॉक टेस्ट में यूजली एक्सपर्ट्स बनाते हैं। मॉक टेस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं वो मॉक टेस्ट बनाते हैं, उनको एक्चुअली आइडिया रहता है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेवल क्या होगा क्वेश्चन का। तो ठीक है सर। इस तरह के तो इस जर्नी के थ्रू सर आपने अपना अकेडमिक्स बहुत अच्छे से शेयर किया, कैसे आपने प्रिपरेशन करी। इस जर्नी के थ्रू बाकी डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे अपने आप को सेव कर पाए। जैसे जनरली आजकल के स्टूडेंट उनका क्वेश्चन होता है सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो इन सबसे कैसे आपने मैनेज किया और कैसे चीज़ों को हैंडल किया, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए थोड़ा सा तो आपको मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ही पड़ेगा, है ना। आपको थोड़ा सा जैसे फेसबुक को आपको लिमिट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम है, इस पर मैंने देखा लोग रील्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग टाइम वेस्ट करते हैं इस पर। तो इससे थोड़ा सा तो आपको देखिए दूरी बनानी पड़ेगी। मैं फेसबुक वगैरह बहुत कम यूज़ करता था। मैं पिछले 1-2 साल से मैंने कोई पोस्ट किया ही नहीं है फेसबुक पे, है ना। तो मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दो इसको, ये सब भी जरूरी है भाई। आपको सोशल लाइफ में रहना है तो एटलीस्ट आपको ये सब यूज़ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट इन्हीं सब में लगा रहता है। मैं देखता हूँ कि वो रील्स देख रहा है, ये देख रहा है। लेकिन एग्जाम में अगर आप सीरियस अगर आपको एग्जाम के लिए अगर आप चाहते हो कि पेरेंट्स का सपना पूरा हो या मैं जो बनना चाहता हूँ वो बने, तो आपको थोड़ा सा ना ये सब चीज़ों की लिमिट करना पड़ेगा। टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम लिमिट आपको देना पड़ेगा। चलो आपने एक घंटे चला लिया, 2 घंटे बस बहुत है वो। बाकी समय आपको एग्जाम के लिए देना पड़ेगा। आप इंटरनेट को कैसे अपने पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस या स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। लास्ट मैसेज, अच्छा लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, आप लोग बस मेहनत करते रहो, अपना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अपने करियर पे फोकस करो और आप सेल्फ डिटर्मिनेशन रखो। अपना डिटर्मिनेशन एक होना चाहिए, दृढ़ शक्ति जिसे कहते हैं हिंदी में, वो जरूर होनी चाहिए कि आपको मतलब चाहिए एग्जाम प्रिपेयर करना है। बिल्कुल कई लोग मैंने देखा है कि भाग जाते, डर जाते हैं कि मैं एग्जाम निकाल नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है। जब आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया तो ये सब एग्जाम निकालना छोटी सी चीज़ है। डिसेबल लोग जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो एग्जाम निकालना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो आप बेसिकली अपना डिटर्मिनेशन रखो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। पेरेंट्स का सपना पूरा करो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। और हाँ, अननेसेसरी चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट करो स्टूडेंट लाइफ में। 20 से 25 साल जो होता है ना, वो स्टूडेंट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। इसमें या तो आपका करियर बनेगा या तो आपका करियर बिगड़ेगा। आपका करियर बन गया तो आपको खुशी होगी, रिलेटिव को खुशी होती है, पेरेंट्स को खुशी होती है, ठीक है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। All right, sir. I'm very happy for you and congratulations once Thank you so again. much, ma'am. So I and sir we both work together and I have seen him all the things like all GD or like GK everything was on the tip. Sir से कोई भी बात करो, sir सारी चीजें, एक चीज पूछो सर पूरा डिटेल में बता देते थे. So this is the a sign of hard work. So congratulations sir once more for your selection and once you join. Please do let me know कि आपकी posting कहाँ पर हुई है. And one like last thing from the audience that if you need any help regarding this post or anything, any guidance you want from sir, you can comment me below in the video and he will surely get back to you. Till then, bye bye. See you everybody.